हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा था किस तरह से आशी जो रह रह करके आर्यांश की इन सारी हालात की जिम्मेदारी खुद को ही ठहराई जा रही थी। वहीं उसे लग रहा था कि इस वक्त आर्यांश की ये हालत उसी की वजह से है और इसी वजह से वो शाश्वत से बार बार पुलिस को भी बुलाने के लिए बोल रही थी। लेकिन शाश्वत को अच्छे से पता था कि आर्यांश ही आशी को कितना मानते हैं और इसी वजह से आशी का ख्याल रखना इस वक्त शाश्वत की ही जिम्मेदारी थी। आशी कोई गलत कदम ना उठाए और ना ही ज़्यादा परेशान हो, इसी वजह से शाश्वत डॉक्टर से कह करके आशी को बेहोशी की इंजेक्शन लगवा देता है और आशी काफ़ी टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी नींद में चली गई थी। रात के 2 बजे से अब सुबह के 10 बज चुके थे। वहीं आशी की आंखों के सामने आर्यांश का वही चेहरा नजर आ रहा था जिस वक्त उन्हें गोली लगी थी। आशी जिसकी आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी थीं और उसकी पलकें जो बार बार खुलने को हो रही थीं। आशी की दिल की धड़कन फिर से एकदम रफ्तार पकड़ लेती है। उसके माथे पर हल्के हल्के पसीने भी होने लगे थे। वो बेचैन होते हुए अपने चेहरे को इधर उधर मोड़ते हुए अपने हाथों की जोर की मुट्ठी बना लेती है। वहीं उसकी आंखों के सामने सुरभि जी जो रोते हुए कहती हैं, आर्यांश जी नहीं बचे आशी। और आशी के कानों में जैसे ये बात पड़ी थी, आशी चौंक करके उठ करके बैठती है और अपनी आंखें एकदम से खोल लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। जुबान से सिर्फ अभी एक ही आवाज़ निकल रहा था, आर्यांश जी, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, आर्यांश। वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो भूल गई थी कि उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से सुरभि जी, सौरभ जी, निर्मला जी, सुशीला जी। वहीं उसके ठीक बगल में मिली और काव्या भी बैठे हुए थे। वेदाक्ष जो इस वक्त डोर से टिक करके खड़ा हुआ आशी को ही देखे जा रहा था। इतने सारे लोगों को देखकर आशी जो रोते हुए अपनी मम्मी के पास आती है और कहती है, वो ठीक तो है मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी भी सुना कि आपने कुछ बहुत बहुत बुरा बोला है, बोल दीजिए, वो मेरा सपना था ना, कहाँ है आर्यांश जी। लेकिन सबके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी, कोई भी आशी का जवाब नहीं देता। वो तुरंत ही अपनी मम्मी से हट करके अपने पापा के सामने जाते हुए कहती है, पापा प्लीज आप तो बताइए, वो ठीक है ना। उसके पापा भी कुछ नहीं कहते और वो भी अपने चेहरे को नीचे कर लेते हैं। आशी जो तुरंत ही मिली और काव्या से कहती है, तुम दोनों तो कुछ बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला, उनका ऑपरेशन हुआ, वो गोली उनके शरीर से अब निकल गई होगी ना, वो ठीक है ना। वो सुशीला जी के पास ऐसे ही जाकर गिड़गिड़ाती है, निर्मला जी, सुधांशु जी, और एट लास्ट वो वेदाक्ष के सामने आते हुए कहती है, वेदाक्ष तुम तो बताओ, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा मत करो। वही वेदाक्ष दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, भाई ठीक बगल वाले रूम में जा करके तुम खुद ही उनकी हालत देख लो। और ये उसने बहुत ही निराशा भरी आवाज़ में बोला था। जैसे आशी सुनती है, वो बिना देरी किए तुरंत ही दरवाजे को खोलती है और अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ते हुए ठीक उसी कमरे के बगल वाले कमरे में आ जाती है, जो कि एक प्राइवेट रूम था। आशी जैसे अंदर एंटर करती है, वहाँ पर कुछ स्टाफ ऑलरेडी मौजूद थी। आशी को देखकर वो सब वहाँ से धीरे धीरे बाहर चली जाती हैं। वहीं आशी जो देखती है कि युवान जो कि काउच पर बैठा हुआ है, उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। वो युवान से कहती है, आर्यांश जी वो ठीक है ना। युवान भी निराशा से कहता है, वो तुम्हारे ठीक पीछे है, तुम खुद देख लो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम, खैर छोड़ो, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। जैसे युवान ने इतना बोला था, आशी का माथा एकदम से फिर जाता है और वो दौड़े भागे आर्यांश के ठीक बगल में आकर के खड़ी हो जाती है। वो आर्यांश के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आप सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आर्यांश जी प्लीज़ आर्यांश जी। आर्यांश जी जो बस लेटे हुए थे, उनके हाथ पर पट्टी बांधी गई थी, उनके पीठ के पास पट्टी लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो एक करवट करके लेटे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं। आशी जो उनके दिल पर हाथ रखते हुए उनकी हार्ट बीट को चेक करने लगती है, मगर वो इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसे आर्यांश की हार्ट बीट भी समझ नहीं आती। एकदम से आर्यांश के ठीक बगल में रखे स्टूल पर बैठते हुए कहती है, नहीं, ये जो भी ये लोग कह रहे हैं सब झूठ है,
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोल करके वो अपने एक हाथ को उसी तरह से आर्यांश के हाथ में ली हुई थी और दूसरे हाथ से धीरे धीरे आर्यांश के गाल पर सहलाने लगती है और आर्यांश के बालों पर अपने हाथ को फेरते हुए कहती है, आपको जगना होगा, आपको जगना होगा, आप इस तरह से नहीं कर सकते, ये चीटिंग है। आपने क्या कहा था, अगर आज आप मुझे देख लेंगे तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? अगर अगर आज आप ये चैलेंज जीत गए तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? मैं करूँगी ना शादी, मैं हार गई चैलेंज। पहली बार अश्विनी राठौर हार गई और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, प्लीज़ उठ जाइए। वहीं धीरे धीरे पीछे भी सुरभि जी, सौरभ जी, निर्मला जी और वहीं आर्यांश की पूरी फैमिली आ जाती है। काव्य और मिली भी अब अंदर आ चुके थे। आशी रोते हुए आर्यांश के ठीक सीने के पास जाती है और अपने सिर को लगा करके आर्यांश की धड़कन को सुनने की कोशिश करने लगती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ मुझे रोना आ रहा है, सुन रहे हैं आप ऐसे नहीं कर सकते यार, मुझे बचाने के चक्कर में खुद क्यों गोली खा ली है? मेरी गलती थी ना, तो मुझे खाने देते, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेती और कम से कम इस रिग्रेट में तो नहीं जीती कि मेरी वजह से आपको कुछ हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आज रात हमारी शादी है, हमारी शादी होगी। अब मैं कहीं नहीं भागूंगी, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं कहीं नहीं भागूंगी। प्लीज़ एक बार आँख खोल के बोल दीजिए। और ये बोल करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और आर्यांश के सीने के पास आकर के अपने कान को फिर से लगा करके उनको ज़ोर से हक कर लेती है। आशी जो बेसुध होकर के रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू ना तो रुकने का नाम ले रहे थे और ना ही उसकी आवाज़ रुकने का नाम ले रही थी। वो लगातार आर्यांश से रिक्वेस्ट किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर आज आर्यांश नहीं जगे तो आशी रोते रोते ही अपना दम तोड़ देगी। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसे इतना बुरा लग क्यों रहा है, क्योंकि आर्यांश जी से उसका कोई ऐसा भी कनेक्शन नहीं था। वो तो हमेशा से सिर्फ आर्यांश जी से नफरत किया करती थी। वो आर्यांश के बालों पर अपने हाथ को फेरते हुए आर्यांश के धड़कन के पास अपने एक हाथ को रखते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं बहुत बेकार हूँ। मैंने हमेशा आपको गलत समझा और आप हमेशा अच्छे निकले। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। कि तभी आशी को अपने ठीक पीछे कुछ महसूस होता है। आशी जो पहले तो इस बात को ध्यान नहीं देती, लेकिन अचानक से अब वो चीज़ आशी को आर्यांश के करीब खींच रही थी। आशी जैसे ही कुछ महसूस करती है, वो अपने एक हाथ को, जो कि अभी उसने आर्यांश के बाल पर रखा था, उस हाथ को हटाते हुए पीछे की तरफ ले जाती है और जैसे ही उसने पीछे की तरफ अपने हाथ को लाया था, वो देखती है कि ये तो आर्यांश का हाथ है। आशी जैसे ही आर्यांश के हाथ को महसूस करती है, वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलने वाली होती है, लेकिन तभी आशी के कान में एक आवाज़ आती है, रोते हुए बेवकूफ़ लगती हो तुम। जैसे ही आशी ने सुना था, उसकी आंखें झटके से खुलती हैं और वो देखती है कि आर्यांश शहजादा, जो कि अपनी आंखें खोल करके अपने चेहरे पर एक विनिंग स्माइल लिए हुए आशी को ही देखे जा रहे हैं। आशी जैसे ये देखती है, वो अपने हाथ को आर्यांश के चेस्ट पर रख करके उनसे दूर होना चाहती है, मगर आर्यांश ने उसके पीठ पर अपने हाथ को काफ़ी तेज जकड़ लिया था और वो लगातार आशी को अपनी तरफ ही खींचे जा रहे थे। आर्यांश एक करवट लिए हुए थे, जिसकी वजह से आर्यांश की पीठ की तरफ आर्यांश और आशी की फैमिली थी। वहीं दूसरी तरफ आशी, जो लगातार आर्यांश से अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, आप तो ठीक हैं, आप ठीक है तो सब लोग। कि तभी जैसे ही वो अपना चेहरा हल्का सा उठा करके पीछे की तरफ देखती है, सारे लोग हल्का हल्का मुस्कुराए जा रहे थे और वहीं आर्यांश एक आदमी करते हुए कहते हैं, परेशान मत हो और रोना बंद करो, हमारी शादी आज ही होगी। आशी जैसे ही आर्यांश का एक्सप्रेशन देखती है, वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, पहले मुझे छोड़िए, विक्टिम कार्ड खेल करके ना जो मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा बात निकलवा दी है, ये सब चीटिंग है। आर्यांश कहते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी कहा है तुमने कहा है और सब ने सुना है। आशी जो कहती है, सब देख रहे हैं, दूर हो जाइए मुझसे। आर्यांश उससे कहते हैं, क्यों, इससे पहले तो खुद आकर के चिपक रही थी, अब मैंने हाथ लगा लिया तो प्रॉब्लम हो रही है।
आशी जो कहती है, आप तो काफ़ी ठीक ठाक से बोल रहे हैं, आप कब से होश में आए हुए हैं? आर्यांश उससे कहते हैं, मैं तो तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है 2 गोलियां आर्यांश शहजादा को मार सकती हैं? आशी जो थोड़ा झटके से आर्यांश को खुद से दूर करती है, वहीं आर्यांश भी अब अपने हाथ का पकड़ ढीला कर चुके थे क्योंकि आशी को ऐसे सफोकेशन हो रही थी। आशी जो खड़े होते हुए कहती है, मैं तो इसलिए चिपक रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी वजह से आप टैम बोल गए, वरना मुझे कोई हमदर्दी थोड़ी ना आपसे। जैसे आशी ने इतना बोला था, पीछे के सारे लोग हंसने लगते हैं। सब लोगों ने आशी को बहुत ही क्लियरली ये कहते हुए सुना था कि आशी लगातार आर्यांश को जगने के लिए रिक्वेस्ट किए जा रही थी। इवन उसने तो अपनी खुद की शादी के बारे में भी कई बार आर्यांश से कहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि आशी अब आर्यांश के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है। उन पलों में ही आशी के दिल की बात उसके ज़ुबान पर आ चुकी थी और ये भी सबको पता चल चुका था कि आशी आर्यांश के लिए क्या फील करती है और वो आर्यांश की कितनी केयर करती है। आशी जो उस माहौल को देखकर कहती है, यहाँ पर तो सब ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कितनी बड़ी क्रिमिनल हूँ। आशी निकल ले यहाँ से, वरना बहुत बुरी फंसेगी तू। और ये बोलकर कि वो जैसे ही वहाँ से सरकने वाली होती है, आर्यांश उसकी गलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो मुझे घायल करके? हाँ। आशी जो कहती है, मैंने घायल नहीं किया आपको, आपकी गलती है, वो मुझे बचाने के चक्कर में क्यों आ गए? आर्यांश उससे कहते हैं, अगर बचाता नहीं तो शादी कैसे करता तुमसे? आशी जो कहती है, इतना बड़ा गोल है आपका क्या मुझसे शादी करना? आर्यांश अपने चेहरे को हाँ में लाते कहते हैं, तुम्हारी जैसी चैलेंजिंग लड़की को मैं अपनी लाइफ से कैसे जाने दे सकता था? ऑब्वियसली तुम्हारे साथ शादी करना मेरा अल्टीमेट गोल बन चुका है। वही सुशीला जी जो पीछे से सबको कांग्रेट्स करते हुए कहती हैं, अरे अरे मुबारक हो भाई, हमारी आशी अब मान चुकी है और उसे ये भी पता लग गया है कि आर्यांश के बिना उसका जीना मुश्किल है। क्यों आशी बेटा, है ना? आशी जो सुशीला जी को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराती है और फिर आर्यांश को देखते हुए कहती है, आपकी वजह से फंस गई हूँ मैं यहाँ पर, हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। आर्यांश जो कहते हैं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला, और आज तो बिल्कुल नहीं, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आशीष अपनी थूक गटक लेती है। थोड़ी देर बाद सारे लोग जो धीरे धीरे करके उस रूम से बाहर जाने लगे थे और सबको बाहर सुशीला जी ने ही भेजा था। अरे अब इन 2 प्यारे प्रेमियों को बात कर लेने दो भाई, अब हम लोग इस तरह से बैठे रहेंगे तो बेचारे दोनों शर्माएंगे ना। चलो चलो सब यहाँ से चलो। सुशीला जी की बात सुन करके सारे लोग मुस्कुराते हुए और आशी को जानबूझ करके थोड़ा टीज करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मिली और काव्या जो खांसते हुए आशी को एक बार देखती है। आशी जो उन दोनों को घूरते हुए कहती है, खराश हो गई गले में? हाँ। काव्या जो आशी को देखकर कहती है, नहीं नहीं बहन, हमें क्यों खराश होने लगी, वो हमसे इतना प्यार ना एडजस्ट नहीं हो रहा, हम माहौल में इतना ज़्यादा प्यार फैल गया है, तो एक काम करते हैं, चलो यार मिले, हम यहाँ से चलते हैं। और ये बोल करके वो दोनों भी भाग जाती हैं। वेदांश और शाश्वत भी वहाँ से जा चुके थे। आशी और आर्यांश अब अकेले ही वहाँ पर बचे थे। आशी के लिए भी अब ये मोमेंट कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा था और उसकी धड़कनें फिर से अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। आर्यांश जो उसे इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो। आशी जो अपने सिर को ना मिलाते कहती है, नहीं बैठूंगी। आर्यांश फिर से उसे इशारा करते हुए कहते हैं, मैंने कहा बैठो। लेकिन आशी बच्चों की तरह जिद करते कहती है, मैंने कहा ना नहीं बैठूंगी। और ये बोल करके वो हल्का सा झटका देते हुए आर्यांश के हाथ से अपनी कलाई को छुड़ा देती है। लेकिन जैसे ही आशी ने झटका दिया था, आर्यांश के मुंह से हल्का आहार निकल जाता है और वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करते कहते हैं, आह। आशी जैसे ही आर्यांश को इस तरह तकलीफ में देखती है, वो तुरंत ही आर्यांश जी के सामने आकर के उनके सामने थोड़ा झुकते हुए कहती है, क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो गया क्या? आर्यांश कहते हैं, नहीं, बस तुमने वो झटका दिया ना तो। आशी जी कहती है, अरे आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि, अच्छा मतलब आपको लेफ़्ट साइड में लगी है ना? हाँ मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। और वो तुरंत ही बिना कुछ कहे सुने समझे आकर के स्टूल पर बैठ जाती है और आर्यांश के शोल्डर पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है, ज़्यादा दर्द हो रहा है?
आहान इस वक्त शर्टलेस ही थे। वहीं आशी के इस तरह से उनके शोल्डर पर हल्का हल्का सहलाने की वजह से आर्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती है। आर्यांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं आशी जो कहती है, क्या है? आर्यांश जो कहते हैं, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, अभी से बीवियों की तरह ख्याल रखने लगी हो तुम तो। आशी जो कहती है, बीवियों की तरह ख्याल रखना नहीं कहते इसे, एक इंसानों की तरह ख्याल रख रही हूँ। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों, बीवी बनने के बाद मारने का इरादा है मुझे? आशी जो कहती है, वैसे पता नहीं, लेकिन अगर हरकतें ऐसी रही ना तो तैयार ही रहेगा आप मार खाने के लिए। वही आर्यांश बहुत ही गहराई से आशी के चेहरे की तरफ अपनी नज़र को किए हुए थे और वो अपनी नज़र को आशी के चेहरे से हटाते ही नहीं। आशी कुछ देर तो आर्यांश के चेहरे की तरफ देखती है और फिर उनसे कहती है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, आपकी सिचुएशन वगैरह कैसी है उसी हिसाब से आगे का काम होगा। आर्यांश जो कहते हैं, आगे का काम मतलब? आशी जो कहती है, वही जो अभी आप कह रहे थे रात में। आर्यांश जो कहते हैं, अपने मुंह से खुलकर क्यों नहीं कहती कि तुम भी शादी करने में इंटरेस्टेड हो? आशी जो कहती है, चैलेंज हार गई, वरना ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे शादी करने का कोई शौक चढ़ा है। वही आर्यांश जो आशी के हाथ पर अपने हाथ को धीरे से रखते हुए कहते हैं, एक बात पूछो तुमसे। आशी जो आर्यांश के सॉफ्ट टोन को सुन करके एक बार उनकी आंखों की तरफ देखती है, लेकिन ज़्यादा देर वो अपने आई कांटेक्ट को आर्यांश के साथ मेंटेन नहीं रख पाती। वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लेती है और आर्यांश के बात पर हल्का सा अपने सिर को हाँ में हिला देती है। आर्यांश उससे कहते हैं, सच सच बताना, तुम काफ़ी घबरा गई थी ना? आशी जो कहती है, मैं क्यों घबराने लगी? अश्विनी राठौर नहीं घबराती किसी भी सिचुएशन में। आर्यांश जो उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हैं, वहीं आर्यांश अपने हाथ को आशी के हाथ पर बांधते हुए कहते हैं, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाता? आर्यांश ने इतना बोला ही था कि तभी आशी अपने दूसरे हाथ से आर्यांश के चेहरे के पास अपने हाथों को लाती है और उनके होंठ पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, खबरदार इस तरह की बातें नहीं करते, वैसे भी अभी आप हॉस्पिटल में हैं और ये सब बातें बहुत बुरी होती हैं। आर्यांश उसकी आंखों में बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं, मतलब तुम्हें फ़र्क पड़ता? आशी भी थोड़ी देर के लिए चुप सी हो गई थी, जैसे वो अंदर से बहुत कुछ बोलना चाह रही हो लेकिन उसके होंठ कुछ भी ना कह पा रहे हों। वो अपनी आंखों से ही आर्यांश को देखती है और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ आर्यांश को बता देती है। वहीं इस तरह से कुछ देर और आर्यांश और आशी के बीच आई कांटेक्ट बनी रहती है, जिससे आशी और आर्यांश दोनों के पल्स रेट अब काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। लेकिन तभी बाहर से डॉक्टर्स अंदर आ जाते हैं, जिससे आशी तुरंत ही आर्यांश के हाथ से अपने हाथ को हटाती है और जल्दी से स्टूल से खड़ी हो जाती है। डॉक्टर जो आर्यांश की सिचुएशन को बताते हुए कहते हैं, सर आपको शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आशी जैसे डॉक्टर के मुंह से सुनती है, वो थोड़ा नाराज़ होते हुए कहती है, शाम तक? मगर क्या इनकी हालत ठीक हो जाएगी शाम तक? वही वो डॉक्टर जो कहते हैं, यस मैम, आराम से, सिर्फ 2 गोली ही तो लगी है। आशी जैसे ही सुनती है, वो अपनी बाबा को चढ़ाकर अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, 2 गोली लगी है, बंदूक की गोली है वो। आप तो ऐसे मजाक में बात करें जैसे कोई खिलौना लग गया उनको। वही आशी की बात सुनकर के डॉक्टर आशी को ही देखने लगते हैं। आर्यांश डॉक्टर से कहते हैं, एक्चुअली डॉक्टर ये मेरी होने वाली वाइफ है, मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार कर बैठी है, इसीलिए शायद इतनी केयर करती है मेरी, है ना आशी? आशी जो आर्यांश को एक बार देखती है और फिर उस डॉक्टर को देखते हुए कहती है, ये कुछ भी बकवास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पेशेंट का दिमागी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। वो डॉक्टर जो हंसते हुए कहते हैं, खैर जो भी है, आज आप लोगों की शादी है, वेरी कॉन्ग्रेट्स। और फिर वो स्टाफ से कहते हैं, सर की ग्लूकोज की बोतल को चेंज कर दो और तुरंत ही बोतल चेंज करके रूम से बाहर आ जाना, सर और मैम को कुछ अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होगा। और आशी उन डॉक्टर को जाते हुए देख कर कहती है, कुछ भी बोलते हैं यार ये डॉक्टर आजकल के, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे दे सकते हैं आपको? और फिर वो आर्यांश को देखने लगती है। आर्यांश उससे कहते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है, 1-2 बार और मुझे गोली लग चुकी है एंड इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। आशी जो कहती है, होगा आपके लिए नॉर्मल, मैं भी खतरनाक हूँ लेकिन इतनी भी नहीं। अरे हाथ फ्रैक्चर होता है तो समझ में आता है, अब मतलब गोली अंदर चली गई है, सिचुएशन इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका था। सुबह तो सबके चेहरे पर ऐसे निराशा छाई हुई थी। वही आर्यांश को सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोच करके थोड़ा हंसी आ जाती है।
आशी जो देखती है कि आर्यांश हंस रहे हैं तो वो उन्हें घूरते हुए कहती है, अब आपको कौन सी बात पर हंसी छूट रही है? आर्यांश उससे कुछ कहते तो नहीं, लेकिन आशी समझ जाती है और वो कहती है, अच्छा वैसे ये प्लानिंग थी किसकी? इतना गंदा वाला प्रैंक किया, मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। स्टाफ भी आशी की बात सुन करके एक बार आशी की तरफ देखती है और फिर अपना काम करने लगती है। आर्यांश जो कहते हैं, किसका हो सकता है, गेस करो। आशी जो कहती है, वैसे आपकी दादी का। आर्यांश जो कहते हैं, उन्हीं का दिमाग इतना खुरापाती हो सकता है ना। आशी जो कहती है, ओह मतलब उन्होंने ये सब करने के लिए कहा था। आर्यांश जो कहते हैं, वो देखना चाहते थे कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या कनेक्शन है। आशी जो कहती है, तो देख लिया उन लोगों ने। आर्यांश जो कहते हैं, उन लोगों का पता नहीं, मैंने तो देख लिया। आशी जो कहती है, और क्या देखा आपने? वही वो स्टाफ भी मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो आर्यांश और आशी के प्राइवेट टाइम में नहीं घुसना चाह रही थी। आर्यांश उससे कहते हैं, देखा मैंने तुम्हारी आंखों में, दिखाती हो कितना नफरत करती हो, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी जान तुम्हारी हलक में आकर अटक गई थी। आशी जो कहती है, हाँ तो मेरी वजह से आपको गोली लगा था। उस महेश्वरी ने तो पूरा मेरा ब्रेन वही वॉश कर दिया था, और उस पल के लिए मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश बन कैसे गई। आर्यांश उसके हाथ में फिर से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब जाओ शादी की तैयारी करो। आशी जो कहती है, आप कुछ खाएंगे? आर्यांश जो कहते हैं, नहीं, वैसे भी शादी के दिन दुल्हा दुल्हन कुछ नहीं खाते। आशी जो कहती है, पर मुझे तो प्यास लगी है, मेरे होंठ भी सूख रहे हैं। जो आशी को अपनी तरफ थोड़ा बुलाते हैं, वहीं आशी भी उनकी तरफ थोड़ा क्लोज आते हुए कहती है, क्या है? आर्यांश जो अपने थंब को आशी के लोअर लिप पर धीरे से रब करते हुए कहते हैं, अगर होंठ सूख रहे हैं तो मैं गीले कर दूँ। जैसे ही आर्यांश ने इतना बोला था, आशी झटके से स्टूल से खड़ी होती है और आर्यांश से दूर जाते हुए कहती है, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन अश्लीलता कम नहीं होनी चाहिए, क्यों मिस्टर रायजादा? आर्यांश भी उसकी बात पर अपना सर हाँ मिलाते कहते हैं, जी मिसेस रायजादा। आशी जो आर्यांश को एक बार घूरती है और फिर वहाँ से पूरे टशन में बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो आर्यांश के पीछे आई थी और वो देख लेती है कि आर्यांश अब उसको नहीं देख सकते, तो वो एक बार आर्यांश को पलट कर देखते हुए कहती है, थैंक गॉड इन्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। और फिर वो अपने फोरहेड पर मारते हुए कहती है, ये सब क्या बोल रही हूँ मैं, फिल्मी हो गई हूँ एकदम। और ये बोल करके वो रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं आर्यांश की फैमिली वाले अब घर के लिए निकलने लगे थे। सुशीला जी जो वेदाक्ष से कहती हैं, हम सब घर जा रहे हैं, घर जाकर भी हमें सारे काम देखने हैं और फिर शादी की भी तो तैयारी करनी है ना। वहीं सुरभि जी और सौरभ जी भी जाते हुए कहते हैं, जी हमें भी निकलना चाहिए, कल से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अभी इतना सारा काम भी बचा है, हमें भी निकलना चाहिए। वही वेदाक्ष जो कहता है, ठीक है आप लोग निकलिए, हम और शाश्वत और साथ में युवान जी तीनों लोग हैं यहाँ पर। वही सुरभि जी जो कहती हैं, चलो आशी तुम भी चलो। आशी जो कहती है, मैं बाद में नहीं आ सकती अभी तो। कि तभी वेदाक्ष जो कहता है, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें भाई के बिना रहा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। आई मीन तुम्हें तैयार व्यार भी तो होना पड़ेगा ना। आशी जो कहती है, इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और इज्जत करो मेरी, समझे। वेदाक्ष जो कहता है, ओह सॉरी आशी भाभी, आप प्लीज़ जाइए, भाई का ख्याल रखने के लिए आपका देवर हाजिर है, और वो भी एक नहीं बल्कि तीन। वहीं आशी को पता चल चुका था कि युवान ने ही आर्यांश को ब्लड दिया है। वो युवान के ठीक सामने आती है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आपने बहुत मदद की है मेरी, आई मीन आर्यांश जी की। युवान जो कहते हैं, तुम खुश हो ना। आशी जो कहती है, हाँ क्यों नहीं खुश होंगी मैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। नहीं, मैं तो ऐसा सोचने से भी डर रही हूँ। युवान जो कहते हैं, बस आज तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं भी काफ़ी खुश हो जाऊँगा। आशी जो कहती है, और वो क्यों? युवान जो कहते हैं, मैंने हमेशा सिर्फ आर्यांश के काम में दखलंदाजी दी है। जब से हमारे बीच दुश्मनी शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक कभी आर्यांश का हेल्प करने का मौका ही नहीं मिला मुझे, या यूँ कह लूँ कि उसे परेशान करने के पीछे ही पड़ा रहता था।
आज पहली बार कुछ अच्छा काम किया अपने दोस्त के लिए। दिल को बहुत राहत मिल रही है सच में। आशी जो कहती है मैं निकलती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और जूस वगैरह पीते रहिएगा। ब्लड वगैरह ज़्यादा आपका भी तो लॉस हो गया होगा ना। युवान जो कहते हैं उसे ब्लड लॉस नहीं कहते। मेरा ब्लड किसी के काम आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या आ सकती है। और वो भी काम आया तो मेरे अपने दोस्त के, अपने जिगरी यार के। आशी जो खुश होते हुए स्माइल करती है और फिर वहाँ से उन तीनों को बाय करते हुए निकल जाती है। मिली और काव्या भी आशी के साथ ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वहीं आशी जो कहती है अच्छा वैसे एक बात बताना, ये अमन नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? मिली और काव्या दोनों कहती हैं वो तो कब का निकल गया। आशी जो कहती है कहाँ निकल गया? मिली जो कहती है तुझे क्या लगता है कि अमन जो वो लड़का था जो तुझे भगाने के लिए आया था वो यहाँ पर रहेगा? क्यों, उसे आर्यान जी जो से मरना है क्या? आशी कहती है ओह बेचारा, सही सलामत तो था ना वो। काव्या जो कहती है हाँ सब कुछ सही सलामत था, लेकिन तेरी हालत बहुत ख़राब थी। वैसे ये सब हुआ कैसे और किसने किसने किया आर्यान जी का ये हालत? काव्या को नहीं पता था और ना ही मिली को कि आशी महेश्वरी के अंडर में चली गई थी और वहीं महेश्वरी के गुंडों ने ही आर्यांश की हालत भी कर दी थी। आशी जो गुस्साते हुए कहती है वो तो आर्यांश के बॉडीगार्ड्स ने उस महेश्वरी को छल नहीं कर दिया, वरना मैं उस महेश्वरी को खुद अपने हाथों से इतनी गोलियां मारती कि उसके शरीर की सारी नसें फट जाती, चीथड़े उड़ा देती उसके। काव्या जो उसको काम डाउन करते हुए कहती है शादी का दिन है आज, ये सब तो मत कर और इस सारी बातें मेरे सामने तो बिल्कुल मत किया कर, मुझे बहुत डर लगता है। मिली भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करते हुए कहती है हाँ प्लीज़ आशी, ऐसी बातें मत किया कर, मेरा जी घबराता है। आशी जो कहती है बहुत डरपोक हो तुम लोग। वहीं अब शादी की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। आशी भी अब ज़्यादा अपना मुंह नहीं बना रही थी। हाँ वो बात अलग था कि जब भी मेकअप वगैरह के बारे में बात हो रही थी तो आशी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आशी के शादी का जोड़ा भी अब आ चुका था जो कि बेहद खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा भारी भी था। आशी जो उस लहंगे को देखकर कहती है माँ आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही वेटेड है? ऐसे लहंगे को पहन करके मैं चलूँगी कैसे? सुरभि जी जो कहती हैं पिछला वाला भी लहंगा इतना ही वेटेड था, तब तो तुम्हारा ये नाटक नहीं था। आशी जो कहती है नाटक तो मैंने तभी किया था, वो बात अलग है कि आप लोग को सुनना नहीं होता है। आशी जो आगे कहती है और पिछली बार की बात अलग थी, ये हालत थी कि वो मुझे अपनी गोद में उठा करके घूम रहे थे। इस बार तो उनके हाथ में चोट लग गई है और फिर वो मुझे गोद में भी नहीं उठा पाएंगे। जैसे आशी ने इतने फ्रैंकली बोला था, आशी के आसपास जितने भी लोग थे वो सब अपना मुंह दबाकर हंसने लगे थे। आशी जो कहती है क्या क्या आप लोग हंस क्या रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, फैक्ट बोल रही हूँ। वहीं सुरभि जी जो कहती हैं हाँ तुम्हारा फैक्ट हमने सुन लिया बेटा, लेकिन तुम्हें यही शादी का जोड़ा पहनना है। अब चलो जल्दी से, तुम्हें पार्लर वाले के पास भी ले जाना है, तुम्हें तैयार भी तो करवाना है ना। आशी जो कहती है आज पार्लर वाले को यहीं पर बुला लीजिए, मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। सुरभि जी कुछ कहने वाली होती हैं लेकिन तभी बगल में खड़े सौरभ जी जो कहते हैं आज मान लीजिए उसकी बात, वैसे भी आज के बाद कहाँ मौका मिलेगा फिर ऐसे अपनी बेटी की हर जिद को पूरी करने का। जैसे ही सौरभ जी ने इतना बोला था, सुरभि जी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं और वो सौरभ जी से कहती हैं अभी तो विदाई हो भी नहीं रही है, अभी से आप मुझे इमोशनल तो मत करिए। सौरभ जी जो कहते हैं मैं तो बस सच बोल रहा था, इमोशनल तो आप खुद हो रही हैं। और ये बोल करके सौरभ जी भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में आशी के भी रूम में कुछ ब्यूटिशियन आ चुकी थी। आशी जो नहा धो करके उस लहंगे को पहन करके बैठ गई थी। आशी जो कहती है मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं कुछ दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाई हूँ। कि तभी एक पार्लर वाली जो आशी को देखकर कहती है मैडम इस टाइम आप कुछ नहीं खा सकती, अब डायरेक्ट रात में ही आपको खाना मिलेगा। आशी जो खुश होते हुए कहती है रात में खाना मिलेगा? कि तभी उसको निराश करते हुए मिली जो कहती है रात में मतलब अगर शादी रात तक ख़त्म हो गई तब मिलेगा, वरना फिर कल सुबह तक तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। आशी जो कहती है हाँ कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, तब तक तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊं। काव्या जो कहती है नाटक मत कर और ठीक से अपने मुंह को बंद रख, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी मेकअप खराब हो जाएगा। वही काव्या और मिली के भी ब्यूटिशियन ही मेकअप कर रही थी। अब शाम का वक्त हो चुका था
और अब सूरज भी ढल चुका था। आशी के साथ साथ आज आशी का घर भी दुल्हन बन चुका था। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगमगा रहा था। हर जगह लाइटनिंग्स की गई थी, हर जगह पर लाइटनिंग्स लगाई गई थी और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहीं आशी की तैयारी अब बुरी हो जाती है कि तभी सुरभि जी जो पीछे से आते हुए कहती हैं, मेरी बेटी तैयार हो गई। वही ब्यूटिशियन जो कहती हैं, यस मैम। बस ये कह रही थी कि इन्हें काफ़ी गर्मी हो रही है तो इसलिए ये अभी अपने सर का दुपट्टा नहीं ले रही। सुरभि जी जो कहती हैं, अब ये क्या नया नाटक है आशी, देर मत करो, बारात कभी भी आती होगी। आशी जो कहती है, अरे मम्मी अभी तो एक दुपट्टा ले रखा है साइड में, अभी क्या 25 दुपट्टा लेना पड़ेगा मुझे। सुरभि जी जो अपने हाथ से उस दुपट्टे को उठाती हैं और उसके सिर पर धीरे से रखते हुए कहती हैं, तुम्हारे नाटक ख़त्म नहीं हो रहे, अब लग रही हो ना तुम पूरी दुल्हन। वो इस वक्त शीशे में ही आशी को देख रही थी। आशी जो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मम्मी यार बाहर से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, गोलगप्पे भी बने हैं ना, थोड़ा सा खा लूँ क्या। मैं आर्यांशी को मना लूँगी, वो नाराज़ नहीं होंगे पक्का मम्मी। सुरभि जी जो कहती हैं, चुप हो जाओ एकदम, जब तक शादी नहीं हो जाती मुंह में एक अन्न नहीं पड़ना चाहिए। आशी जो कहती है, तो कोल्ड ड्रिंक तो अन्न भी नहीं होता ना मम्मी। वही काव्या और मिली जो कहती हैं, बाप रे कितनी भुक्खड़ है तू। आशी जो कहती है, तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों को कोई आइडिया भी है कल कितनी मार धाड़ की है मैंने। वही वो ब्यूटिशियन एकदम से आशी की तरफ देखने लगती हैं तो सुरभि जी आशी के कंधे पर अपना हाथ रखती हैं और उसके कंधे को थोड़ा ज़ोर से दबाते हुए कहती हैं, आशी थोड़ा संभल कर बात किया करो बेटा, कुछ भी मत बोला करो, मजाक कर रही थी ये। और ये बात वो ब्यूटिशियंस को बताती हैं। वही आशी अपनी मॉम को ज़्यादा वो देखकर कहती है, कितना झूठ बोलती हैं ये। और फिर वो सारे ब्यूटिशियन को देखते हुए कहती है, मैं सच में बहुत अच्छी फाइटर हूँ। हाँ वो बात अलग है कि मेरे मॉम डैड इस बात से कभी खुश नहीं हुए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है फाइटिंग करने में। वही वो ब्यूटिशियन जो कहती हैं, ओके मैम तो हम चलें। आशी जो कहती है, अच्छा सुनो, तुम लोग ही कुछ नीचे से धीरे से उठा कर लेते हो ना प्लीज़। वही काव्या और मिली जो कहती हैं, आप लोग जाइए वरना इसके साथ साथ आप भी पागल हो जाएंगे, चलिए आप लोग जाइए। वही काव्या और मिली आशी के सामने आते हुए कहती है, बहुत 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 अच्छी लग रही हो। वही मिली जो तीनों का सेल्फी लेते हुए कहती हैं, वाओ #बेस्ट फ्रेंड्स। काव्या भी इसे जोर से गले लगाते हुए कहती है, आशी यार तुझे बहुत मिस करूँगी। वही आशी जो कहती है, हाँ तो ठीक है कर लेना, अभी चिपको मत यार, देख रही हो वैसे इतना ग्लिटर फिटर लगा दिया मेरे मुंह पर। काव्या जो कहती है, तू तो मोमेंट्स को ना एकदम रुइन करके रख देती है, बदतमीज। मिली जो कहती है, चलो अभी सारे फोटोज वगैरह तो हो गए हैं, अब हम लोग निकलते हैं। आशी उन दोनों को देखकर कहती है, कहाँ निकलते बहन, मुझे अकेले छोड़ करके तो मत जाओ। काव्या जो कहती है, देख बहन तेरी शादी है हमारी नहीं, तू भूखी रहेगी हम क्यों भूखे रहे। आशी जो कहती है, ये तो गलत बात है, चीटिंग है, ये फिर दोस्ती और प्यार वाली बात नहीं रह जाएगी ना। फिर मैं यहाँ पर कुछ नहीं खा रही और तुम लोग जा रहे हो खाने। भाई काव्या जो कहती है, हाँ हम तो जा रहे, टेस्टी चाट फुल्की और मंचूरियन और क्या बना है, चिली पनीर तो बना है ना, हाँ चिली पनीर चिली पोटैटो, वाओ। और ये बोल करके वो आशी को पूरे लालच में भर करके दोनों की दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। आशी जो ज़ोर से अपने सामने के ड्रेसिंग टेबल पर मारते हुए कहती है, कब आएंगे आर्याश जी, मुझे भी खाना है टेस्टी टेस्टी खाना। वहीं आशी अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है, एक बार पूछ ही लेती हूँ कहाँ तक पहुँचे। और फिर वो जल्दी जल्दी आर्यांश को कॉल लगाने लगती है। आर्यांश की पूरी घंटी जाने के बाद भी आर्यांश ने फ़ोन नहीं उठाया था। आशी जो कहती है, अभी हस्बैंड बने भी नहीं हैं और अभी से देखो किस तरह से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिए। आशी फिर से फ़ोन मिलाती है तो दूसरी तरफ से फ़ोन पिक हो जाता है। आशी जो गुर्राते हुए कहती है, क्या हरकत है ये, मैंने एक बार कॉल लगाया तो आप उठाए क्यों नहीं फ़ोन, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया आपके अंदर, अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आप। हाँ वहीं दूसरी तरफ से बहुत ही सॉफ्ट और धीरे आवाज़ आती है, क्या हुआ सब्र नहीं हो रहा, आ रहा हूँ ना। आशी जो कहती है, तो जल्दी आइए ना। दूसरी तरफ से आर्यांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आशी से कहते हैं, इतना बेसब्र भी मत हो।
आशिका कहती है, अरे आपके लिए थोड़ी ना हो रही है, मुझे खाना खाना है। इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनवा दिया पापा ने। आर्यांश तो कहते हैं, बस मैं आता हूँ। उसके बाद से तुम्हारा पूरा फोकस खाने पर नहीं बल्कि मुझ पर होगा। आशिका कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा ध्यान तो सिर्फ खाने पर रहने वाला है। जल्दी आइए जल्दी आइए। आर्यांश कहते हैं, अच्छा आ रहा हूँ। तुम रेडी तो हो ना? आशिका कहती है, मैं फुल रेडी हूँ। आर्यांश कहते हैं, तो एक फ़ोटो भेज दो। आशिका कहती है, अरे अभी थोड़ी देर में आकर के तो खुद ही देखने वाला है, फ़ोटो क्यों भेजो? आर्यांश कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आशिका कहती है, हाँ जैसे कि मुझे सब्र नहीं हो रहा, मुझे प्लेट देखना है, खाना देखना है और टेस्टी टेस्टी मंचूरियन खाना है। मैं नहीं भेज रही आपको फ़ोटो वोटो, आप बस जल्दी से आ जाइए। आर्यांश तो कहते हैं, अच्छा ठीक है आता हूँ। वहीं आशी फ़ोन को रखती है और अपनी खिड़की के पास आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन खिड़की से उसे ठीक तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि चारों तरफ टेंट लगा हुआ था, जिसकी वजह से आशी जो अपने रूम से बाहर निकलती है और आकर के अपने बालकनी साइड एरिया में खड़ी हो जाती है कि तभी सुरभि जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसी के ठीक सामने आते हुए कहती है, आशी यहाँ क्या कर रही हो? दुल्हन को अभी अंदर रहना होता है, जब तक बारात नहीं आ जाती अंदर रहो वरना किसी की नज़र लग जाएगी बेटा। आशी तो कहती है, अरे नहीं लग रही नज़र मम्मी, तुम क्या खा रही हो? सुरभि जी तो कहती हैं, अरे मैं नहीं खा रही हूँ, वो जो तुम्हारी बूढ़ी दादी आई है ना उनको देना है। आशी तो कहती है, अरे उनकी उम्र नहीं ये सब खाने की, उनका पेट दर्द होने लगा, लाओ मुझे दे दो। सुरभि जी तो कहती हैं, चुपचाप से अंदर हो ना बंद कर दूंगी अभी अंदर। आशी तो कहती है, ठीक है जा रही हूँ मैं आज, फिर मत मानना मेरी कोई बात, फिर देखती हूँ किसको डांटोगी तुम। और ये बोल करके फिर से वो रूम के अंदर जा करके बंद हो जाती है। वहीं अब बारात भी आ चुकी थी। जैसे ही ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है, आशी की फैमिली में चहल पहल उठ जाता है और काव्या और मिली भी एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, वाह बारात आ गई। वहीं मिली जो काव्या को देखकर कहती है, तो क्यों इतनी एक्साइटेड लग रही है, तेरी बारात नहीं आई है? काव्या जो कहती है, हाँ मगर दूल्हे राजा तो मेरे भी उन लोग के साथ ही आ रहे हैं ना। हाँ आज दुल्हा बन कर के नहीं आ रहे हैं मगर एक ना एक दिन तो आएंगे ही। मिली जो कहती है, मैं तो कहती हूँ ना हम दोनों साथ ही में शादी करेंगे। काव्या जो उसके हाथ पर मारते कहती है, बहुत अच्छा आइडिया है, हम दोनों की शादी साथ साथ में ही होगी। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और कैसा होगा आर्यांश और आशी का रिश्ता। क्या शादी के बाद इन लोगों के बीच अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और कुछ रोमांस शुरू होगा या नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाला एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।